रचयिता द क्रिएटर ऑनलाइन पोर्टल के लिए जो कविता पाठ का अवसर दिया है, उसके लिए मैं इस पोर्टल के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। ये खुशी की बात है कि इस समय यह जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विरासत कक्ष में हम लोग कविता पाठ का यह आयोजन कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में मैं अपने हिंदी विभाग बीएचयू के इस विरासत कक्ष में कुछ कविताएं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कुछ कविताएं वाया नई सदी जो 2022 में मेरा कविता संग्रह आया था उससे मैं पढ़ना चाहूँगा। वाया नई सदी से कविताएं पढ़ते हुए मैं यह ज़रूर दर्ज करना चाहता हूं कि यह संग्रह कोरोना काल की कविताओं से भरा हुआ संग्रह रहा और कोरोना के बाद उस समय के बाद जो ये संग्रह आया है, इसमें कोरोना काल की जो विभीषिका थी, उसकी पीड़ा थी, उसकी कई कविताएं इस संग्रह में दर्ज हैं, जिनमें से कुछ कविताओं का भी मैं पाठ करूँगा। सबसे पहले तो एक आहिस्ता आहिस्ता कविता में पढ़ना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बीत रहा है, बीतता हुआ आहिस्ता आहिस्ता निकट आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बीत रहा है, बीतता हुआ आहिस्ता आहिस्ता निकट आ रहा है। प्यास जो की थी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। पास की आस है कि हर सांस में बढ़ रही है बेशक आहिस्ता आहिस्ता। अगली कविता है गूलर। यह एक पेड़ की विदाई का समय था जो अपशकुन के तमाम नारों के बीच अपनी जड़ों को बचाने की कोशिश में तेजी से फूल रहा था। सरकार थी कि पेड़ काटकर पल्लव सींच रही थी, जबकि पेड़ था कि नदी नाले दलदल से लेकर पावस की चिपचिपाती धूप के बीच लगातार झुक रहा था। कहीं कोई शोर नहीं, कहीं कोई रोर नहीं। यह एक ऐसी सुबह थी जिसमें कोई भोर नहीं। सत्ता ने इसे उपलब्धि माना तो जनता ने इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक कहा। सत्ता ने इसे उपलब्धि माना तो जनता ने इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक कहा। कवियों ने इसे हत्या बताया तो विचारकों के चिंतन में यह भाषा में धड़कते हुए मुहावरे की हत्या थी। कहीं यह अंजीर आजम था तो कहीं उदुम्बर, कहीं स्वाद था तो कहीं दवा, कहीं काजल था तो कहीं बाती। कहते हैं एक बार बंदरों को जहर दिए जाने के बाद भी जब वे जीवित बच गए, तब इस रहस्य का पता लगाने निकले वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जहर खाने के ठीक पहले बंदरों ने गूलर का फल खाया था। सब कुछ सब तरह से बताया जा रहा था। सब तरह से बताते हुए गूलर के स्वर्णिम इतिहास को सब तरह से सुनाया जा रहा था, लेकिन मातम की सारी मुखाकृतियों के बीच कोई नहीं था यह बताने वाला कि गूलर में गू नहीं लर मूल्यवान है, जिसको देखकर एक बच्चे के मुंह में लार आता है। और जिसे आप अपशकुन कहते हैं, असल में वह हमारे समय का जहरीला धुआं है जिसे वह अपनी धमनियों में धारण करता है। बात जो भी हो, लेकिन सच यही है कि एक पेड़ दिन भर कटता रहा उस उत्साही भीड़ के बीचों बीच जो एक सगुन की तरह कंधे पर कांवर उठाए काशी की तरफ बढ़ रही थी अपने शिव से अनजान। शिव आज बहुत उदास थे अपने लालित्य को उन्माद में बदलते देख, जबकि अपने छोटे से आदेश को बड़े से संदेश में विचरते देख इस धरती का राजा बहुत खुश था। अगली कविता में ये कोरोना के समय से जुड़ी एक सुनाना चाहता हूं। आदमी जहां टैग है, इस पीड़ा को किससे कहें। आदमी जहां टैग है प्लास्टिक का महज एक बैग है। आदमी जहां टैग है प्लास्टिक का महज एक बैग है। कोरोना ने संबंधों को तार तार कर दिया है।
बीमार कहता है आओ आओ, तीमार कहता है जाओ जाओ। बीमार कहता है आओ आओ, तीमार कहता है जाओ जाओ। जिसे आप भगवान कहते हैं वह एक ऐसा दयावान है जो केवल संदेश दे सकता है लेकिन समाधान नहीं। जो केवल संदेश दे सकता है लेकिन समाधान नहीं। जो कल तक आला लगाए घूमता था वह अब ताला लगाए झूमता है। जो कल तक आला लगाए घूमता था अब वह ताला लगाए झूमता है। इतना रौताई रोग नहीं देखा कि हर इंसान एक जिंदा लाश है। इतना रौताई रोग नहीं देखा कि हर इंसान एक जिंदा लाश है। जहां कुशल क्षेम के नाम पर इंसानियत अब महज एक काश है। जहां कुशल क्षेम के नाम पर इंसानियत महज एक काश है। अगली कविता है कचकचिया। कचकचिया इसे अंग्रेजी में बैबलर कहते हैं। कचकचिया। घोंसला बन रहा है, सृष्टि के विधान में एक नई सांस का उदय हो रहा है। घोंसला बन रहा है, सृष्टि के विधान में एक नई सांस का उदय हो रहा है। स्पर्श सुख का कहना ही क्या, नेह गान थिरक रहा है। यह कचकचिया के आगमन का समय है, जिनके सामूहिक कचराग के बीच एक नई संस्कृति आकार ले रही है। सभ्यता में तमाम सामाजिक दूरियों के बीच नजदीकियों का आसमान उतर रहा है। फूलों में रस भरा है, उदास सड़कों पर गुलमोहर खिलखिला रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। ये उस विभीषिका उसका जो दौर था, चारों तरफ सन्नाटा है, मगर आसपास के पेड़ों से मुंहमुही आवाजें उठ रही हैं। मैं इन आवाजों को सुन रहा हूं जिसमें एक सन्नाटा टूट रहा है। मैं इन आवाजों को सुन रहा हूं जिसमें एक सन्नाटा टूट रहा है। अब कुछ कविताएं मैं रेत में आकृतियां संग्रह से प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह संग्रह 2012 में इसका पहला संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से आया था। अब 12 वर्ष बाद इसको नए कलेवर में वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। और इसमें कविताएं तो वही हैं जो 2012 में थीं, लेकिन इसमें 20 पेज की एक युवा आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव की भूमिका है, जो उन कविताओं के तमाम अंतर मन को खोलती है। बहरहाल तो उसमें से मैं कुछ कविताएं मैं पढ़ना चाहता हूं। एक कविता है नदी निराली। नदी निराली। नदी निराली मत इठला, नाव तुम्हारी लहरों पर भलती भरती किलकारी मत दिखला। नदी निराली मत इठला, नाव तुम्हारी लहरों पर भरती किलकारी मत दिखला। होगी तू भी मोटी रेत, होगी तू भी मोटी रेत, जैसे होते हरे खेत। बनी गंध उड़ती सब हेत, स्नेह लुटाती सेत मेत। शहर दर शहर बहती रहती, अपनी धड़कन अपनी आन। अविरल भरती रहती मुक्ति, टूटी बिखरी तू बेजान। बादल बादल पानी देती, अपने पानी से अनजान। बादल बादल पानी देती, अपनी पानी से अनजान। रूठे बादल रूठी लहरें, बाँचोगी कैसे सत्य महान। कदम कदम पर सांसें रुकती, कदम कदम पर सांसें रुकती। धाराएं देती दम तोड़, तू लुटती है तू घुटती है। तट है कि बस रहे निचोड़, तट है कि बस रहे निचोड़। एक कविता है संग्रह में आजादी। यह नहीं है रेत, रेत आजादी है। यह नहीं है रेत, रेत आजादी है। खदेड़ा गया था जिस दिन मधुबन से, खदेड़ा गया था जिस दिन मधुबन से। देह के उपोन से उजाड़ दिए गए थे नन्हे नन्हे अनगढ़ पौधे। त्रिशूल व गदा की गर्दन से शुद्ध की जा रही थी जब नागरिकता। कोमल कोमल हाथों को झुंड में बदलने को मजबूर किया जा रहा था। सड़कों पर चक्रवात की तरह घुमड़ रही थी परंपरा। यह रेत ही थी जिसने नोक भर की जगह दी थी देह की गोपनीयता में सिकुड़ी हुई राष्ट्रीयता के खिलाफ।
यह रेत ही थी जिसने नोक भर की जगह दी थी देह की गोपनीयता में सिकुड़ी हुई राष्ट्रीयता के खिलाफ। ये जो भारतीयता के रक्षक है ना, ये जो भारतीयता के रक्षक है ना, जो हर बिहान के साथ रचते हैं एक नई भाषा, जो घोड़ा घास की तरह अपनी जड़ों में अपनी आंत को सूंघते हुए औरों की आंख का पानी चाटते हैं, जिस किसी से बेचैन होते हैं, जिस किसी से बेचैन होते हैं, तो यह रेत ही होती है, एक स्वाधीन रेत। आखिरकार और कितना सोखेंगे नदी को उसकी पवित्रता के नाम पर, आखिरकार और कितना सोखेंगे नदी को उसकी पवित्रता के नाम पर। अनुवाद कविता, इस संग्रह से एक आखिरी कविता पढ़ रहा हूं। अनुवाद। रेत नदी का अनुवाद नहीं है, वह नदी का विस्तार है। रेत नदी का अनुवाद नहीं है, वह नदी का विस्तार है। नदी जैसे जैसे विस्तृत होती जाती है वैसे वैसे पतली होती जाती है और हम मोटे होने लगते हैं, लगभग एक शिलाखंड की तरह। हम अपने स्वास्थ्य में इतने संलग्न होते हैं कि घोषित कर ही डालते हैं कि नदी बीमार है, जबकि नदी है कि अपने संपूर्ण वैभव को त्याग कर हमारी समृद्धि की चिंता करती है, एक माँ की तरह, एक माँ की तरह। एक कविता जो इधर मैंने लिखी है, इधर कई कविताएं हैं जो जिसका संग्रह आने वाला है, तो उसमें से एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूं, वो मेरे मोबाइल में है। काशी में राम। शीर्षक है काशी में राम। काशी में राम काशी के राम है, काशी में राम काशी के राम है, कुशमय नहीं कुशमय राम है। कुशमय नहीं कुशमय राम है, कुश जहां से काशी बनी है वो शब्द है कुश। कुशमय नहीं कुशमय राम है, काशी में राम जब भी आएंगे, काशी में राम जब भी आएंगे, कूचियों से आएंगे, कविता से आएंगे, रेत से आएंगे। काशी में राम जब भी आएंगे, कूचियों से आएंगे, कविता से आएंगे, रेत से आएंगे। राम ने रेत से शिवलिंग बनाया, राम ने रेत से शिवलिंग बनाया और बता दिया कि वे जब भी आएंगे साधना से आएंगे, समर्पण से आएंगे और शिल्प से आएंगे। साधना से आएंगे, समर्पण से आएंगे और शिल्प से आएंगे। काशी के राम एक कलाकार के राम है, काशी के राम एक कलाकार के राम हैं। राम खुद भी एक कलाकार थे, राम खुद भी एक कलाकार थे। उन्हें पता था कलाकार के सपनों की ऊंचाई, उन्हें पता था कलाकार के सपनों की ऊंचाई शासक की इच्छा से हमेशा बड़ी होती है, शासक की इच्छा से हमेशा बड़ी होती है। तो इस कविता पंक्ति के साथ मैं रचयिता द क्रिएटर के पीयूष पुष्पम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने मंच पर मुझे इस कविता पाठ का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।